बात करेंगे हम अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम की कि जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त उनके डेंटिस्ट्री इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दांतों से खून आने लगता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसे में प्रॉब्लम की बात यह है कि वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती बिकॉज प्रेग्नेंट होती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में क्या किया जाए? हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट हैं, सर्जन भी हैं, डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज काफ़ी मिथ्स हैं जो कि हम यहाँ बैठ के ख़त्म करेंगे। सबसे पहला मिथ ये है कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये पहला मिथ आज हम ख़त्म करते हैं इसको। तमाम इमरजेंसी प्रोसीजर्स, तमाम वो प्रोसीजर्स जिससे तकलीफ़ कम की जाए हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, चौथे, पाँचवें, छठे महीने में इज़ द सेफेस्ट जिसमें कोई भी प्रोसीजर किया जा सकता है। और उसी टाइम पे प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादातर होती हैं प्रेगनेंसी में, आके मसूड़ों से खून आना, सूजन होना, दांत में दर्द शुरू हो जाना। रीज़न क्या होता है इसका? देखिए, उसका रीज़न ये है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में होती हैं वो हमारे मसूड़ों के साथ साथ मसूड़ों के साथ जो हड्डी होती है उसको और दांत को बड़ा, आप समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोल्ड अफेक्ट करती हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जीन्स जो माँ के और जो एंसेस्टर से जो ख़राब आते जा रहे हैं और या फिर म्यूटेटेड आते जा रहे हैं, चेंजेस आती जा रही हैं, उसकी वजह से। नंबर 2, जो हम डेंटिस्ट के पास फैमिली प्लान करते वक्त नहीं जाते हैं। देखिए, हम जब एग्जैक्टली देखें, जब फैमिली प्लान कर रहे होते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। डेंटिस्ट के पास जाके मसूड़ों की सफाई करवाना लाजमी है। अदरवाइज़ ये होता है कि वहाँ जो गंदगी मौजूद होती है उसके फिर काफ़ी असरात होते हैं। दो जो बड़ा एक समझ लें कि दो प्रोमिनेंट जो साइड इफ़ेक्ट्स वो ये है, अगर ओरल हाइजीन ठीक ना हो प्रेगनेंसी के दौरान तो एक तो प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, दूसरा जो बच्चा पैदा हो सकता है उसका वेट कम होगा। इसके साथ साथ गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है, माओं को जो डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, हो जाती है, उसका काफ़ी लिंक है मसूड़ों की सेहत के साथ। ये बात तो आज तक मेरे ख्याल से एक सेइंग है, 1% लोगों को ही पता नहीं होगी। हाँ, एक सेइंग ये है कि स्टडी भी हुई है इस पर कि हर डिलीवरी के साथ माँ अपनी एक दाढ़ खो बैठती है। यानी कि एक कुछ माओं पे स्टडी की गई थी, उसमें ये देखा गया था कि जिन माओं के 3 बच्चे थे उनकी तीनों मोलर्स नहीं थे। तो यानी कि विथ एवरी बर्थ शी वाज लूजिंग वन टूथ। और ड्यूरिंग ये मिथ है कि खाली सेइंग नहीं, देखिए उसकी देखिए इसकी रिसर्च है तो उसे प्रूवन है, ये एविडेंस बेस्ड में बात कर रहा हूँ उस वक्त। अच्छा, दूसरा ये कि माओं को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमारे तमाम दांत हिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो एक लेमिना डोरा नाम की चीज़ होती है दांत के साथ, जो कि दांत को उस हड्डी के साथ रखती है, और ये फाइबर्स होते हैं किसी भी दांत के, किसी भी हड्डी के अंदर फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स हिल जाते हैं। जब हिलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इन्फ्लेमेशन के दौरान जो हार्मोन्स का जो सारा चल रहा होता है सिस्टम, तो वो दांत में थोड़ी मोबिलिटी आ जाती है जो कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ठीक होना शुरू हो जाती है, वो खुद ब खुद सही हो जाती है। डॉक्टर, ये बताइए, आपने ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस पे बड़ा स्ट्रेस किया। बहुत सारे लोग शायद इस वर्ड से फेमिलियर ना हो, और इससे कौन से प्रोसीजर्स करने चाहिए अपने हाइजीन को मेंटेन करने के, थोड़ा समझा दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिनको हम स्केलिंग कहते हैं, मसूड़ों की सफाई कहते हैं। हाँ, डिस्कस करते हैं कि मसूड़ों की सफाई आप प्रेगनेंसी में किसी भी दौरान, स्पेशली प्रेगनेंसी में, क्योंकि आज हम प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान मसूड़ों की सफाई करवा सकते हैं। रूट कैनाल्स भी करवा सकते हैं, एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स उस वक्त करवाना है जब वो इमरजेंसी। मेरा यहाँ पे एक सवाल है डॉक्टर आपसे, आपने कहा कि आप टूथ एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं, रूट कैनाल भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं मेरे जिनको मैं जानती हूँ, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांत की तकलीफ हुई थी लेकिन उनका रूट कैनाल नहीं किया गया, कोई प्रोसीजर नहीं किया गया, उनको कहा कि नहीं आप वेट करें जब तक आप डिलीवर नहीं कर देते। इसमें एक चीज़ ये है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है या क्या दिया जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान एक कंसल्ट लेता है गायनेकोलॉजिस्ट से, और जब हम डिस्कशन करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो अगर हाई रिस्क डिलीवरी हो सकती है या फिर हाई रिस्क केस है उस पेशेंट का, तो फिर हमें थोड़ी सी कंसिडरेशंस लेनी पड़ती हैं। लेकिन देखिए, जो मेन एक डेंटिस्ट के मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ हमें केयरफुल होनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट। अगर हमने पेशेंट की पोजीशनिंग डेंटल चेयर पे कुछ इस तरीके से करवाई कि जिससे हार्ट पे प्रेशर ना पड़े,
तो फिर हम तमाम प्रोसीजर्स कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने का चांस होता है ड्यूरिंग द डेंटल प्रोसीजर, क्योंकि वो अगर सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटता है पेशेंट और उस वक्त प्रोसीजर लंबा होता है तो फिर वो हार्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से बीपी कम होने का चांस है। तो एक ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि डेंटिस्ट थोड़ी सी पोजीशनिंग उसकी इस तरीके से करता है कि एक हिप थोड़ा सा लिफ्ट करवा के लेटरल तरीके से एक साइड पे जाके अगर प्रोसीजर करे सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसमें फिर वो टर्मिनल आप समझ डिलीवरी का टाइम आ रहा करीब होता है, तो उस वक्त फिर प्रोसीजर किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सेकंड ट्राइमेस्टर, चौथा, पाँचवा, छठा महीना सेफ होता है तमाम डेंटल प्रोसीजर्स के लिए। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें मैं और बता दूं कि कुछ मेडिसिन्स जैसे कि ऑगमेंटिन है जो बड़ी फेमस है, उसमें क्लोविलेनिक एसिड एक चीज़ होती है जो कि फीटस की हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन की सेकंड और थर्ड जनरेशन है, ये वो मेडिसिन्स हैं, एसिटामिनोफेन जो कि फेमस पेनाडोल के नाम से है, ये ली जा सकती हैं, लेकिन डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करवाने के बाद खुद नहीं लेनी, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट से हमें कंसर्न लेना लाजमी है। सही कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के कंसेंट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, इसमें सेल्फ मेडिकेशन सबसे पहले। अब देखें ना ये लिंक, ये प्री टर्म डिलीवरी का और लो वेट, एग्जैक्टली ये चीज़ें, और उसके साथ साथ डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, इन सब का लिंक माँ की सेहत के साथ और डेंटल हेल्थ के साथ। एग्जैक्टली और ये बात मुझे वाकई बहुत जान के हैरत हुई है कि आपने कहा कि माँ की हेल्थ के साथ साथ डेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व है इसमें। डेंटल हेल्थ आपकी सही नहीं होगी तो डेंटल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ को मुतासर करती है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कहते हैं हमने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लेकिन हम फिर भी सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे मर्द भी आपको देख रहे होंगे, वो शिकायत करेंगे कि यार हमारा भी हक है, हम भी मौजूद हैं सोसाइटी में, टीवी देखते भी हैं, प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन हमारी को बात करता नहीं है। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं, कराची का जिक्र कर लेते हैं, आप भी यहीं के, यहाँ पे गुटखा, मावा, मुंह की जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन है। इतनी ज़्यादा हो गई है कि ओरल हाइजीन के उनको ओ का भी नहीं पता होगा, रल और हाइजीन तो छोड़ दीजिए। एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ओरल हाइजीन इतनी गंदी हो, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या आएगा, नेशनल हेल्थ पे क्या आएगा? सर सबसे पहले ये कि अभी अपीयरेंस पे इतना काम हो रहा है, हम डेली बेसिस पे ब्रांड की चीज़ें देख रहे हैं, इतने पैसे हम अपने कपड़ों पे लगा देते हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा होता कि लोग अपनी मुंह की सेहत, जो कि हमें इमीडिएट कांटेक्ट में हम सबसे पहले दांत देखते हैं, आई डोंट नो इट्स विद डेंटिस्ट ओनली या फिर सारे लोग, नहीं आपकी स्माइल भी सबसे पहले लोग तो क्यों ये चीज़ें गुटखा वगैरह खा के लोग अपने आप को बदनुमा कर देते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, जो हमारा जो स्केड्यूल एक साइकिल बना हुआ है, विशेष साइकिल जो कराची में बना हुआ है कि हम लोग जो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, तो हम मेरे ख्याल से अपनी सेहत पे कॉशियस नहीं है। सेहत को लेकर जो नज़र आ रही है चीज़ बाहर केबिन पे इजीली अवेलेबल है, हम चीज़ उस पर मुंह में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद उसके असरात और डिपेंडेंसी जैसे कि सिगरेट से होती है, चाय से होती है, इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों से फिर डिपेंडेंसी आना शुरू होती है। लेकिन इसके अल्टरनेट्स ईजी मौजूद हैं, जैसे कि एक मिंट है। मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आपको ये डिपेंडेंसी हो गई, आदत नहीं छोड़ पा रहे, तो आप मिंट पे चले जाएं। डेंटिस्ट ने बताया हुआ है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन ने बताया हुआ है कि ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 कैंसर है, लेकिन वो क्रेविंग इस किस्म की है कि स्टिल वो छालिया और सिगरेट लेनी है पेशेंट ने ग्रेड 2 ग्रेड 3 कैंसर पे। और मैं आपको बताऊं कि सर्जरी के बाद प्रोग्नोसिस ओरल कैंसर की इतनी पुअर है कि फिर शायद हम लोगों को कहना पड़ता है कि बस आप वेट करें और दुआ करें कि पेशेंट ठीक हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप सोचें कि यहाँ का गोश्त, टांग का गोश्त काट के जब हमें मुंह में लगाना होता है, तो क्या आप खाना एंजॉय करेंगे? खवातीन भी तो छालिया बहुत ज्यादा खाती हैं, और आजकल तो ऐसे हो गया है कि घर में छालिया, उनके पर्स में, आपके ग्रोसरी में छालिया के डब्बे आ रहे होते हैं, और छालिया ना खाए तो काम नहीं होता। एग्जैक्टली, ये छालिया और साथ और मैं आपको बताऊं अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो छालिया कराची में तो आप समझ लें कि हमने खुद ही ये कल्चर का हिस्सा है ना। सही कह रहे हैं। खवातीन में भी छालिया का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं बाद में जाके, जो खवातीन नहीं समझ पा रही, जो एडिक्टेड हो गई हैं इस चीज। देखें, फिर अगर वो फ्यूचर में जब उन्हें फैमिली प्लान करनी होती है, तो दांतों में जो कैविटीज़ होती है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होने का चांस होता है। यानी कि जो औरत छालिया बहुत ज़्यादा खा रही है, उसके दांतों पे दाग है, उसका बच्चा पैदा होगा, उसके दांतों पे भी दाग हो सकता है, दांतों में कैविटीज़ होने के चांसेस है 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं, और फिर उनके बच्चे तकलीफ में स्कूल नहीं जाएंगे, और फिर इस किस्म के मसले होंगे जो आप सुन रहे थे।
सही है। नहीं कि ये सुनने में भी आता है कि बाय बर्थ आपको गम्स के कुछ इश्यूज हैं, कैविटीज के इशू, वो इसी वजह से होते हैं कि अगर Exactly. आपकी देखिए पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ना हमारा बच्चा मिठाई ज़्यादा खाता है, ना स्वीट ज़्यादा लेता है, ना चॉकलेट लेता है, ब्रशिंग भी प्रॉपर होता है, ना दूध की बोतल हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में दी है जी, उसके बावजूद भी कैविटीज़ है। तो उसका रीज़न यही है, द मोमेंट पेरेंट्स ऐसा कहते हैं तो मैं बच्चे को कुर्सी से हटा देता हूँ, पेरेंट्स को एग्जामिन करना शुरू कर देता हूँ, स्पेशली माओं को, तो वो रिजल्ट नज़र आ जाता है कि क्या वजह थी कि बच्चे में कैविटीज़ थी विदाउट हैविंग एनी रिस्क फैक्टर, तो वो माँ से ट्रांसफ़र हुआ है, माँ ने अपनी अनट्रीटेड कैविटीज़ रखी हुई थी, इसी वजह से डिलीवरी के बाद बच्चों में ये चीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा। और अच्छा कहते हैं कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, हम हमेशा कहते हैं और आप भी कहते हैं कि अपने दांतों की एवरी 6 मंथ्स आपने डेंटिस्ट के पास जाना है और साल में एक दफ़ा आपने मसूड़ों की सफाई करवानी है, और फैमिली प्लान करने से पहले आपने मसूड़ों की सफाई लाजमी करवानी है, डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना है। ये एक ऐसा अनरिटन ट्रुथ है जो कि हर माँ को, जो प्लान कर रहा है बच्चा, उसको ज़रूर लाजमी डेंटिस्ट के पास जाना है। और मसूड़ों की सफाई आप प्रेगनेंसी के दौरान भी करवा सकते हैं, बेहतर हो कि अगर आप उसको सेकंड ट्राइमेस्टर तक वेट कर लें फिर जाके करवाएं, अदरवाइज आप किसी भी स्टेज पे जाके करवा सकते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब जो अक्सर होता है कि कहते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत हिल जाते हैं, कि प्रेगनेंसी में अक्सर होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, या दांतों का कलर आपका पीलापन ज़्यादा आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड माँ का शुरू किया जाता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम के साथ साथ आप कोशिश करेंगे विटामिन सी जो कि लीमू में है, कीनू में है, आजकल कीनू बहुत ज़्यादा दस्तयाब है, आपने ये चीज़ें लेनी है ताकि आपका एक तो मसूड़े विटामिन सी के हेल्थ को बहुत ज़्यादा, समझ लें कि दोनों आपस में लिंक्ड हैं, और साथ में विटामिन डी, और विटामिन डी के साथ साथ आपने विटामिन के का, क्योंकि वो जो दांत की एक्सटर्नल लेयर है उसको बनाने में काफ़ी मदद देती है। तो ये तमाम चीज़ें जिनमें इनरिच्ड हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है। अच्छा, अगर अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी अगर हम बात करें तो उसके अलावा भी अगर किसी में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि मेजॉरिटी खवातीन में, लाइक अगर बात करें 98% खवातीन में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, तो क्या उनका भी इशू हो सकता है? देखिए फिर उनमें यह है कि आपने मेडिसिन जो टैबलेट्स आती हैं वो लें, या शॉर्ट्स विटामिन डी के। हम स्पेशली विटामिन डी का जो रोल है, हम जब भी इम्प्लांट्स वगैरह लगाते हैं पेशेंट्स को, जो कि हम ड्रिल करके हड्डी के अंदर लगाते हैं, तो हम 2 टेस्ट ज़रूर करवाते हैं पेशेंट्स के। एक तो HbA1c जो कि शुगर का टेस्ट होता है, क्योंकि वो मसूड़े और हड्डी अगर सेहतमंद होंगे तो वो इम्प्लांट टिकेगा वहाँ पर। साथ ही विटामिन डी लेवल हम ज़रूर चेक करवाते हैं, अगर वो कम है तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 2 इंजेक्शंस जाके लगवा लें 1 लाख यूनिट्स के, और अदरवाइज फिर यह है कि आप मेडिसिन पे चले जाएँ, लेकिन वो ज़रा लेट असर करती है, इसलिए है कि बेहतर है कि इंजेक्शन आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लगवाना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंजेक्शन नहीं, हाँ आपने पहले लगवाना। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई अगर डॉक्टर अली से सर्विसेज लेना चाहता है तो नो डेंटल क्लिनिक, गूगल इट, यू विल फाइंड इट। थैंक यू। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।